हाय स्टूडेंट्स, सो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर लॉज ऑफ मोशन। तो बेसिकली लॉज ऑफ मोशन तुम्हारा पूरा यूनिट है और इसके अंदर एक सिंगल चैप्टर है, लेकिन इस सिंगल चैप्टर के अंदर भी बहुत सारे और भी पार्ट्स हैं। तो इसीलिए पार्ट 1 में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और यहाँ पे हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की भी बात कर रहे होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अभी इस चैप्टर को। तो यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने कवर कर लिया है यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 में हम लोगों ने कवर कर लिया है डायमेंशनल एनालिसिस वाला पार्ट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाला पोर्शन मैंने तुम लोग पे छोड़ दिया था। सो कई बच्चे मुझे बोल रहे थे कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाला जो पार्ट है उसके ऊपर भी अलग से वीडियो बना दीजिए। सो देखते हैं अभी थोड़े चैप्टर्स हो जाए, उसके बाद में यूनिट्स एंड मेजरमेंट के ऊपर भी कोशिश करूंगा वीडियो बनाने की। फिलहाल के लिए अभी तक हम लोग का ये वाला चैप्टर कवर हो गया है। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन हमने पूरा कवर कर लिया है और मोशन इन अ प्लेन भी हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। चाहो तो उनके वीडियोस भी तुम लोग जाके इस वाली प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो। इस प्लेलिस्ट का लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो अभी फिलहाल हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना यूनिट नंबर 3 लॉज ऑफ मोशन। और लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि यहाँ पे तुम देख सकते हो। सिलेबस की हम बात करें, ये सिलेबस कॉमन है फॉर सीबीएसई एंड आईएससी बोर्ड स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे तुम्हारा ये पूरा सिलेबस है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट द न्यूटन्स लॉज। फोर्स क्या होता है, इनर्शिया क्या होती है, न्यूटन के तीनों लॉज के बारे में पढ़ेंगे और साथ में यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और उसके एप्लीकेशंस यानी कि न्यूमेरिकल्स की हम बात कर रहे होंगे। तो पार्ट 1 में हम लोग इतने सारे टॉपिक्स देखने वाले हैं। सेकंड पार्ट में हम लोग बात करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम्स की और उसके ऊपर बेस्ड ढेर सारे न्यूमेरिकल्स की। तो ये वाला पार्ट न्यूमेरिकल्स से भरा होने वाला है। फिर इसके बाद पार्ट नंबर 3 में हम लोग बात करेंगे फ्रिक्शन की। सो फ्रिक्शन एक अलग से टॉपिक है, कई बुक्स में अलग से चैप्टर भी ये दिया होता है। सो पार्ट 3 में फ्रिक्शन की बात होगी और पार्ट 4 में हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। सो ये होगा पार्ट वाइज डिवीजन। सो अभी फिलहाल हम पार्ट 1 के साथ शुरू करते हैं और पार्ट 1 में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट सबसे पहला टॉपिक फोर्स। तो फोर्स क्या होता है ये तुम लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ रखा है। सो फोर्स यहाँ पे एक ऐसे कॉज को या फिर एक एक्सटर्नल एफर्ट को बोला जाएगा। वो एक पुश हो सकता है, धक्का हो सकता है या फिर पुल हो सकता है, अपनी तरफ खींचना हो सकता है। सो अ फोर्स इज अ पुश और अ पुल विच चेंजेस, या तो कुछ चेंज करेगा या फिर कुछ बदलने की कोशिश करेगा और टेंड्स टू चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी, या तो स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन किसी बॉडी का बदल देगा। तो फोर्स ऐसी एक एंटिटी को हम कहते हैं। सो फोर्स दो टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं जो कॉन्टैक्ट फोर्सेज होंगे, हमें किसी चीज को कॉन्टैक्ट करके ही फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन कुछ फोर्सेज ऐसे भी होते हैं नेचर में जो बिना कॉन्टैक्ट के अप्लाई हो जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक फोर्स हो गया। दो मैग्नेट्स को आपस में टच करे बिना भी वो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। हम अगर एक प्लेन से जंप करें या फिर किसी हिल से जंप करें तो नीचे आते हैं, क्यों आते हैं? ग्रेविटी की वजह से। सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। वहां पे अर्थ कॉन्टैक्ट नहीं कर रही होगी जब हम फॉल करेंगे ऊपर से। सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के। और कॉन्टैक्ट फोर्सेस में तो रोजमर्रा की लाइफ में तुम कुछ भी काम करोगे, अपना दरवाजा तुम खोल रहे हो कमरे का तो वो भी एक तरह का फोर्स हो गया, कॉन्टैक्ट फोर्स। तुम कार का डोर खोल रहे हो वो भी कॉन्टैक्ट फोर्स है। तुम साइकिल चला के स्कूल तक जा रहे हो वो भी कॉन्टैक्ट फोर्स है। या फिर तुम बाइक से जा रहे हो तो एक्सीलेटर ले रहे हो बाइक का तो वो भी एक कॉन्टैक्ट फोर्स तुम लगा रहे हो। तो बेसिकली सारे फोर्सेस रोजमर्रा की लाइफ में नॉर्मली कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते हैं, कुछ फोर्सेस नॉन कॉन्टैक्ट वाले भी होते हैं। तो ये हो गया फोर्सेस का टाइप। अब बात आती है कि जब न्यूमेरिकल्स आएंगे तो फोर्स को हम निकालेंगे कैसे, तो उसकी बात कर लेते हैं। देखो पहली बात, जो यूनिट ऑफ फोर्स होता है, यूनिट ऑफ फोर्स होता है तो एसआई यूनिट हमारा क्या होता है? एसआई यूनिट इज न्यूटन, जिन्होंने इसकी खोज की थी। तो एसआई यूनिट हमारा न्यूटन हो जाएगा और सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड में अगर नापा जाएगा तो ये हो जाता है 9। और इसका रिलेशन क्या होता है? 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 to the power 5 9। ये डिराइव तुमने करना सीखा था क्लास 10th में। और यहाँ पे साथ में ये तो यूनिट हो गया। किस फॉर्मूला से हम फोर्स निकालते हैं? देखो दो फॉर्मूले होते हैं। एक होता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इससे निकाला जा सकता है। और एक और फॉर्मूला भी होता है, वो होता है W इज इक्वल टू Fs। ये दो फॉर्मूला में फोर्स आता है। यहां से अगर फोर्स निकालना होगा तो फोर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? W/s। लेकिन ज्यादातर हम F इज इक्वल टू ma का ही इस्तेमाल करते हैं, यानी फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास kg में होगा, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होगा, तो फोर्स किस में आ जाएगा? फोर्स आ जाएगा तुम्हारा न्यूटन में। तो ये सिंपल फॉर्मूला हम यूज करते हैं, इसको ही याद रखना। यही हम ज्यादातर यूज कर रहे होंगे अभी। सो अभी इसी के ऊपर हमें क्वेश्चन लगाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, यहाँ पे है, रीड करते हैं इसको। अ शिप ऑफ मास, यहाँ मास दे रखा है 3 × 10 to the power 7 kg, बहुत भारी शिप है। एंड इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियली एट रेस्ट का मतलब क्या? इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड। कैन बी पुल्ड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर्स, ये डिस्टेंस हो गया हमारा, बाय मीन्स ऑफ अ फोर्स
5 इंटू 10⁴ न्यूटन। यानी कि इस इतने भारी शिप को, जिसका मास इतना ज़्यादा है, उसको हम 3 मीटर तक खींच सकते हैं बाय मीन्स ऑफ दिस मच फोर्स। इतना फोर्स लगा के उसको खींच सकते हैं। यहाँ पे है द वाटर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। मान लेते हैं कि पानी का जो रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल है, रियल लाइफ में नहीं होता, बट न्यूमेरिकल के पर्पस के लिए उसको 0 मान लेते हैं। फिर है फाइंड द स्पीड अटेन्ड बाय द शिप। तो स्पीड अटेन्ड मतलब कितना स्पीड हो जाएगा शिप का, यानी कि फाइनल वेलोसिटी हमसे पूछा गया है। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया है। हमें मास दे रखा है, हमें इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है, हमें यहाँ पे डिस्टेंस दे रखा है 3 मीटर तक का, और यहाँ पे हमें फोर्स भी दे रखा है। तो यहाँ पे फॉर्मूला हम कौन सा लगाएंगे? हमें तो फोर्स का एक ही फॉर्मूला पता है, कौन सा? F इज इक्वल टू ma। और यहाँ पे हमें क्या पता है? हमें मास पता है, हमें फोर्स पता है, हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं यहाँ पे। सो एक्सेलरेशन चलो निकाल लेते हैं पहले कि यहाँ पे शिप में कितना एक्सेलरेशन आएगा, उसके बाद की चीजें देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास में है मास और यहाँ पे फोर्स पहले देख लो, 5 इंटू 10⁴। तो यहाँ पे फोर्स जितना लग रहा है, फोर्स हम रख देते हैं फोर्स की जगह पे 5 इंटू 10⁴ न्यूटन में है, तो यहाँ पे यूनिट हमारे सारे SI में है। और मास हमारा कितना दे रखा है? 3 इंटू 10⁷। ये हो गया 3 इंटू 10⁷ मल्टीप्लाई बाय ए का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, जो कि आ जाएगा 5 इंटू 10⁴ डिवाइड बाय 3 इंटू 10⁷, जो कि हो जाएगा 5 को 3 से डिवाइड कर लो और इन दोनों पार्ट्स को माइनस कर देंगे। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 5/3, और पॉइंट में निकाल सकते हो इसको, ये आ जाएगा 10⁻³ 4 में से 7 माइनस हो जाएगा, 10⁻⁻ में आ जाएगी। तो ये हमने निकाल लिया एक्सेलरेशन। लेकिन क्या हमसे एक्सेलरेशन पूछा गया था? हमसे तो एक्सेलरेशन नहीं पूछा गया था, हमसे यहाँ पे पूछा गया था द फाइनल स्पीड। तो फाइनल स्पीड के लिए हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? जिसमें v आता हो। देखो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं, हमें v निकालना है, हमें u पता है 0 है, हमें डिस्टेंस पता है, तो यानी हमें s का वैल्यू पता है, v पता है, u पता है, और एक्सेलरेशन पता है। तो कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जहाँ टाइम ना आता हो? हमें पता है टाइम नहीं आता है किसमें? लास्ट वाले इक्वेशन में। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे कौन सा फॉर्मूला? यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके यहाँ से हम निकाल लेंगे फाइनल वेलोसिटी। तो v² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? u हमारा कितना है? 0 इनिशियल वेलोसिटी, प्लस 2 एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया है कितना? 5/3 इंटू 10⁻³ और डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना है? 3 मीटर का। 3 मीटर जहाज को खिसकाया जा रहा है। तो ये है, इसको हम सॉल्व करके v² का वैल्यू बहुत आराम से निकाल सकते हैं, जो कि आ जाएगा कितना? ये हो जाएगा 2 5 10, और उसके बाद 10 इंटू 10⁻³, तो ये हो जाएगा 10/3 इंटू 10⁻⁻3। अब सोच के देखो 10 इंटू 10⁻⁻3 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा 10⁻²। तो यहाँ पे मैं सीधे सीधे लिख दूंगा 10⁻²। ये हो गया 10⁻², 5 2 10 हुआ, 10 से मल्टीप्लाई करके 10⁻² बचेगी सिर्फ, और नीचे आ जाएगा अपॉन 3, और इंटू s हमारा कितना है? 3। तो यहाँ पे 3 से 3 हमारा कट जाएगा, ये आ गया v² का वैल्यू। तो यहाँ से v का वैल्यू कितना आएगा? v का वैल्यू हो जाएगा √10⁻²। तो 10⁻² यानी कि 1/100 एक तरह से हो गया। तो इसका वैल्यू जब निकालोगे √ का, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा तुम्हारा 10⁻⁻1, यानी कि 0.1। तो 0.1, और ये हमने क्या निकाला है? स्पीड। स्पीड आएगी SI यूनिट में, यानी कि उसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड। सो आई होप समझ में आ गया होगा न्यूमेरिकल। यहाँ पे हमसे फाइनल वेलोसिटी पूछा था और यहाँ पे हमें फोर्स का फॉर्मूला यूज करना था। तो फोर्स का कॉन्सेप्ट ऐसे ही है, अकेले अब छोटे क्लास में तो हो नहीं कि यहाँ पे सिर्फ फोर्स निकालने के लिए तुमसे कहा जाएगा। यहाँ पे कुछ ना कुछ फोर्स को और चीजों के साथ मिला के क्वेश्चन इस तरह बन जाता है। सो आई होप तुम लोग को पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलो इसके बाद बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ये, रीड करते हैं इसको। यहाँ पे है 150 ग्राम क्रिकेट बॉल। एक क्रिकेट बॉल का मास है इतना, मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। इतनी उसकी इनिशियल स्पीड है, u हमें दे रखा है इतना, और ये हमारा मास दे रखा है 150 ग्राम। मैं यहीं पे लिख लेता हूँ। आगे है इज हिट बाय अ बैट एंड टर्न बैक एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा v है, ये चीज फाइनल वेलोसिटी है उस बॉल की। फिर आगे है द ड्यूरेशन ऑफ इम्पैक्ट इज 0.1 सेकेंड। इतने टाइम के लिए बैट से हिट हुई है बॉल। सो यहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल बाय द बैट। तो यहाँ पे कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है बैट पे बाय द बॉल, तो ये हमसे पूछा गया है। सो इसके लिए हम अगेन वही फॉर्मूला अपना यूज करेंगे। कौन सा? F इज इक्वल टू m इंटू a। हमें यहाँ पे मास पता है बॉल का, जितनी बॉल का मास होगा वही तो बैट पे एक तरह से फोर्स लगाएगी। देखो वो कह रहा है यहाँ पे ये हमारा बैट है
ये बॉल आया, इसने इस बैट को हिट किया, तो जितनी वेलोसिटी से बॉल हिट करेगी बैट को फिर रुक जाएगी और फिर बैट उसको वापस से एक रिएक्शनरी फोर्स देगा जिसकी वजह से बॉल वापस रिवर्स हो जाएगी। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, बॉल कितनी वेलोसिटी से आ रही है, 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, 12 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा क्या हो गया, दिस इज आवर इनिशियल वेलोसिटी। फिर बॉल जब वापस जाएगी हिट होके इधर की तरफ, तब हमारा फाइनल वेलोसिटी कितना दे रखा है, 20 मीटर पर सेकंड, क्योंकि कुछ फोर्स हम बैट से लगाएंगे भी तो वापस से, ऐसा तो नहीं बैट ऐसे पकड़ के खड़े रहेंगे, बैट से जब मारेंगे तो फाइनल वेलोसिटी ज्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो ये हमें दे रखा है। तो क्या हम यहाँ पे एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं कि कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है बॉल में ये बैट? तो यहाँ पे देखो दोनों का डायरेक्शन ही डिफरेंट है, u अगर इधर की तरफ है तो v इधर की तरफ है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक को प्लस और दूसरे को माइनस मान सकते हैं। यहाँ से एक्सेलरेशन अगर हम निकालना चाहें तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है v माइनस यू अपॉन टी। v की जगह हम रखेंगे 20 माइनस और u की जगह हो जाएगा -12 डिवाइड बाय टाइम, कितने टाइम में ये हिट हुआ है, जो कि हुआ है 0.01 सेकेंड में। ये आ गया, बस इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 20 + 12 32 और डिवाइड बाय 0.01, यहाँ पे पॉइंट हटा के ऊपर 2 0 लग जाएंगे, तो ये आ जाएगा 3200 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया। अब इसी को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं और अपना फोर्स निकाल लेते हैं। तो फोर्स हो जाएगा हमारा मास हमें दे रखा है 150 ग्राम, तो इसको यहीं पे केजी में कन्वर्ट कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन हमने अभी भी निकाला है कितना, 3200 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे कैंसिल आउट कर दो, जो चीज़ें कैंसिल होंगी, तो यहाँ पे 2 0 यहाँ से कैंसिल होंगे, 1 0 यहाँ से कैंसिल होगा, 15 × 32 कर लेते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 5 2 10 1 5 3 15 16 और उसके बाद 32, ये आ जाएगा तुम्हारा 6 2 8 और 3 1 4, ये आ गया 480 न्यूटन। तो ये आ जाएगा फोर्स, इतना फोर्स बैट बॉल पे लगाएगा तब हमारा बॉल आगे हिट हो जाएगा। सो आई होप ये क्वेश्चन भी तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है इनर्शिया। इनर्शिया भी तुम लोगों ने क्लास 10 फिजिक्स में पढ़ा है, इसका तुम लोग को एक आइडिया होगा, फिर मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है किसी भी बॉडी की कि कोई रुकी हुई बॉडी है तो वो रुके रहना चाहेगी, अगर कोई मूविंग बॉडी है तो वो चलते रहना चाहेगी। तो ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है उस ऑब्जेक्ट की कि अगर वो मोशन में है तो वो चलता रहेगा, मोशन में रहना चाहेगा ऑब्वियसली, और कोई रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। और ऐसा कब तक होगा, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है। सो इसका डेफिनेशन कुछ ऐसे है, द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स दैट दे डू नॉट चेंज देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ unless acted upon by an external force। तो इसी इनहेरेंट प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इनर्शिया। ये हर किसी में होती है, ये तुम में भी है, ये हमारे प्लैनेट अर्थ में भी है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट में, तुम बॉटल रख दोगे मेज पे उसमें भी है। सो इनर्शिया हर एक ऑब्जेक्ट की इनहेरेंट प्रॉपर्टी होगी, मतलब उसके अंदर इनबिल्ट होगी। सो यहाँ पे भी इनर्शिया के टाइप्स की हम बात कर लेते हैं। इनर्शिया बेसिकली 3 टाइप्स का होता है। कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, बोला जाता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट मूविंग है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा अलोंग दी स्ट्रेट लाइन, तो उसको बोला जाता है इनर्शिया ऑफ मोशन। और यहाँ पे अगर हम रोटेटरी मोशन की बात करें, सर्कुलर मोशन की बात करें, तो वहां पे कोई भी ऑब्जेक्ट अपने पाथ में ही सीधे जाना चाहेगा, तो उसको हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सो अगर कोई चीज अपना डायरेक्शन नहीं खोना चाहता है तो वो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में आएगा। सो अभी हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, बिकॉज एग्जाम में तुम्हारे इसी के ऊपर बेस्ड रीजनिंग आती है। सो यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा है, When a bus or a train starts suddenly, a passenger standing inside leans backward। तो अगर मान लो ये एक बस है और इस बस में एक पैसेंजर खड़ा हुआ और अचानक से ये बस चलना आगे की तरफ स्टार्ट कर दे, तो होगा क्या कि जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी है वो बस के साथ कांटेक्ट में है, ये तो आगे चला जाएगा, लेकिन जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी है रेस्ट में रहना चाहेगा और कहीं ना कहीं ये अपनी जगह पे रहेगा। और बस तो आगे निकल जाएगी, पैर भी आगे निकल जाएंगे, लेकिन सर अपनी जगह रहेगा। तो इसीलिए पैसेंजर्स को एक पीछे की तरफ धक्का लगता है जब बस अचानक से चलना स्टार्ट होती है। ये बस में भी होता है, ये ट्रेन में भी होता है। सो ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एक एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 2। When we shake a branch of mango tree, the mango falls down। तुमने देखा होगा अक्सर पेड़ में जब पके हुए फल होते हैं तो हम पेड़ को कस के हिलाते हैं, उससे क्या होता है, पका हुआ फल नीचे गिर जाता है। तो होता क्या है कि जब हम पेड़ को नीचे से हिलाते हैं तो इसकी जो ब्रांच है, ये ब्रांचेस तो कस के हिलना स्टार्ट होती हैं, लेकिन जो मैंगो है क्योंकि उसका भार ज्यादा होता है, मास ज्यादा होता है, तो ये रेस्ट में रहना चाहता है, तो अपनी जगह रहना चाहेगा। ये ब्रांच हिल रही है, फल अपनी जगह पे रहना चाह रहा है। तो होता क्या है कि यहाँ से इसका जो जॉइंट होता है ब्रांच का फल के साथ, वहां से
टूट जाता है और ये फल नीचे ऐसे फॉल हो जाता है। तो बेसिकली इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से ये पका हुआ फल नीचे आ रहा है पेड़ को हिलाने पे। सो ये भी तुम्हारा एक इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल हो गया। अब हम बात करते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन की। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। व्हेन अ मूविंग बस और अ ट्रेन सडनली स्टॉप्स। अब अगर हम कोई मूविंग बस की बात करें, कोई बस है वो ऑलरेडी मूव कर रही है, तो उसके अंदर का पैसेंजर जो है वो भी उसके साथ मूव कर रहा है। अब अचानक से बस वाले ने क्या किया, ब्रेक लगा दिया। तो हुआ क्या कि जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी है वो तो तुरंत रेस्ट में आ जाएगा क्योंकि कांटेक्ट में है बस के साथ, लेकिन जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी है वो तो मोशन में था, वो मोशन में ही रहना चाहेगा। तो ये अपर पार्ट ऑफ द बॉडी आगे की तरफ मूव करना चाहेगा, इसीलिए पैसेंजर्स को आगे की तरफ झटका लगता है, मतलब जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी वो आगे की तरफ ढकेला जाता है जब बस वाला अचानक से ब्रेक लगा देता है। सो ये तुम्हारा एक एग्जाम्पल है इनर्शिया ऑफ मोशन का। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एन एथलीट रन्स सम डिस्टेंस बिफोर टेकिंग अ लॉन्ग जंप। देखा होगा तुमने कि एथलीट्स जो होते हैं जो लॉन्ग जंप लगाते हैं वो पहले एक थोड़ा रन लेते हैं ऐसे। यहाँ से एथलीट डायरेक्ट लॉन्ग जंप नहीं लगाएगा, पहले वो दौड़ता दौड़ता यहाँ तक आएगा, उसके बाद यहाँ से वो जंप करेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा दूर तक वो जा सके। तो ऐसा वो क्यों करता है, बिकॉज जब वो दौड़ना स्टार्ट करेगा और थोड़ी दूर तक दौड़ेगा तब उसके अंदर क्या आ जाएगी, एक स्पीड आ जाएगी। और अभी हमने इनर्शिया पढ़ा कि कोई चीज अगर मूविंग है तो वो हमेशा मूव ही करना चाहेगी अनलेस उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो जब इसमें स्पीड आ गई और ये जंप करेगा तो जंप करने के बाद भी ये उसी स्पीड के साथ आगे जाता रहेगा। तो जितना ज्यादा स्पीड वो पकड़ लेगा उतना ज्यादा फॉरवर्ड वो लॉन्ग जंप कर पाएगा। सो इसीलिए एथलीट एक रन लेता है लॉन्ग जंप करने से पहले। सो ये इसी का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल 5 देखते हैं। When a passenger sitting in a train moving with a uniform velocity throws a ball vertically upward, the ball returns back to his hand. अब ये एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, मान लो एक ट्रेन में एक पैसेंजर है जो कि एक सीट पे इस तरह बैठा हुआ है और यहाँ पे वो खेल रहा है बॉल के साथ। उसने क्या किया, बॉल को ऐसे ऊपर उछाला। ये ट्रेन मूविंग है, ध्यान रखना, ये ट्रेन मान लेते हैं इस तरह मूविंग है आगे की तरफ, लेकिन ये क्लोज्ड कंपार्टमेंट है तो जितनी भी चीजें इसके अंदर है वो सारी साथ साथ इसमें मूव कर रही होंगी। तो जब ये पैसेंजर इस बॉल को उछालेगा ऊपर की तरफ तो बॉल वापस से उसके हाथ में आएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रेन के साथ साथ बॉल भी तो मूव कर रही है। बॉल को चाहे वो ऊपर उछाले तब भी वो आगे मूव करती रहेगी ट्रेन के साथ साथ। क्यों, बिकॉज इनर्शिया ऑफ मोशन है बॉल में। तो बॉल ऊपर जाएगी और वापस से उसके हाथ में आएगी क्योंकि पैसेंजर और बॉल दोनों ही आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो पैसेंजर तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट में है ट्रेन से इसलिए आगे मूव कर रहा है, बट क्योंकि बॉल में इनर्शिया ऑफ मोशन है इसलिए बॉल वापस से उसी के हाथ में गिर जाती है। सो ये हो गया तुम्हारा इनर्शिया ऑफ मोशन के कुछ एग्जांपल्स। अभी हम बात करते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की। सो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का एक एग्जांपल देखते हैं। मड फ्लाइंग टेंजेंशियली टू द सरफेस ऑफ टायर ऑफ अ कार। सो मान लेते हैं यहाँ पे बाइक लिया है मैंने, सपोज एक डर्ट बाइक है ये जो कि तुम्हारी डेजर्ट में चलाई जाती है, फिर मड में चलाई जाती है बेसिकली। तो यहाँ पे जब इसका टायर इस तरह घूमेगा तो होगा क्या कि जितनी भी यहाँ पे सैंड या फिर मड कांटेक्ट में होती है वो सारी की सारी पीछे की तरफ पुश होती है और ये टेंजेंशियली बाहर की तरफ इस तरह फेंक दी जाती है। तो क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज जो मड वहां पे कांटेक्ट में है टायर के साथ वो टेंजेंशियली एक डायरेक्शन में मूव करेगी और सीधा निकल जाएगी। ऐसा नहीं कि टायर के साथ वो घूमती रहेगी, अगर टायर में चिपक गई तो बात अलग है, बट टायर की रगड़ से जो मड ऐसे जाएगी वो सीधे टेंजेंशियली पीछे की तरफ जाएगी। तो इसको बोला जाता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। आई होप समझ में आ गई होगी ये चीज कि मड टेंजेंशियली क्यों जाएगी, बिकॉज उसके अंदर एक इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है, वो स्ट्रेट जाना चाहती है मोशन में। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। फ्लेम कम्स आउट टेंजेंशियली इन अ रोटेटिंग चक्रगिन्नी। तुम लोगों ने देखा होगा दिवाली में चक्री नचाई जाती है, चक्रगिन्नी जिसको बोलते हैं। सो उसमें भी क्या होता है, जो स्पार्कल्स होते हैं, जैसे मान लो ये चक्रगिन्नी है, इसमें से जो आग निकलेगी जब ये घूमेगी तो ये आग ऐसा नहीं कि राउंड राउंड घूमती है, ये स्ट्रेट टेंजेंशियली बाहर की तरफ स्ट्रेट आती है। तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो टेंजेंशियली इधर को जा रही है, इधर को जा रही है, इधर को स्पार्क जा रहा है, इधर को जा रहा है, इधर को जा रहा है। तो इस तरह स्पार्क्स टेंजेंशियली बाहर की तरफ मूव करती हैं ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सो आई होप समझ में आ गए होंगे ये सारे एग्जांपल्स। अभी हम बढ़ते हैं आगे न्यूटन्स लॉस की तरफ। सो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये बेसिकली इनर्शिया को ही एक्सप्लेन करता है। तो रीड करते हैं इसको। एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट टेंड्स टू स्टे एट रेस्ट and an object in motion tends to stay in motion with same speed in the same direction unless it is compelled by some external unbalanced force to change that state.
तो बेसिकली ये तुम्हारा इनर्शिया वाला ही तो लॉ हो गया, लॉ ऑफ इनर्शिया इसको बोला जाता है, ध्यान रखना। विच लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन का पहला लॉ यही चीज समझाता है कि कोई चीज रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगी, कोई चीज मूव कर रही है तो वो मूव करते रहना चाहेगी, अनलेस इट एक्सपीरियंस एक्सटर्नल फोर्स, अनलेस उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता है। तो यही है तुम्हारा न्यूटन का पहला लॉ। सो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोमेंटम। इसके ऊपर अभी एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी आएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं मोमेंटम की। मोमेंटम होता क्या है? तुम लोगों ने 10th क्लास में इसका फॉर्मूला ही पढ़ रखा है, P इज इक्वल टू एम इंटू वी। मतलब कि क्या है, मास को अगर हम वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दे, कोई ऑब्जेक्ट अगर v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है और उसका मास m है, तो उसका मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास मल्टीप्लाई बाय द वेलोसिटी। तो कोई ऑब्जेक्ट अगर मूविंग है तभी उसके अंदर मोमेंटम होगा। और बेसिकली यहाँ पे कहने का मतलब है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है, यानी कि उसका वेलोसिटी अगर जीरो है, तो उसका मोमेंटम जीरो हो जाएगा ऑब्वियसली। तो लीनियर मोमेंटम इसी को कहते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, ये हो जाता है तुम्हारा मोमेंटम ऑफ दैट बॉडी। आई होप समझ में आ गया होगा ये। अब यहाँ पे इसका यूनिट क्या होगा इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मोमेंटम बेसिकली क्या होता है? P इज इक्वल टू एम वी। तो यहाँ पे मास तुम्हारा m हो जाएगा, वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, यानी लेंथ पर सेकेंड, LT माइनस 1। सो यानी कि मोमेंटम का डायमेंशन क्या हो जाएगा? MLT माइनस 1। ये पूछा जा सकता है, ये क्या है? डायमेंशन ऑफ मोमेंटम, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम। सो मोमेंटम का यहाँ पे यूनिट क्या हो जाएगा? अगर यहाँ पे SI यूनिट ऑफ मोमेंटम की बात करें, सो SI यूनिट हो जाएगी इसकी, मास किस में होगा? kg में, और v किस में होगा? वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में। सो kg मीटर पर सेकंड, ये हो जाएगा तुम्हारा SI यूनिट ऑफ मोमेंटम। आई होप समझ में आ गया होगा। इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स ढेर सारे आते हैं, तो न्यूमेरिकल के लिए इसके फॉर्मूला एटलीस्ट याद रखना, जो कि है P इज इक्वल टू एम इंटू वी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी अब हम बात करते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ की। सो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? बहुत ही सिंपल सा लॉ है, इसको तुम एक फॉर्मूले से भी याद कर सकते हो। न्यूटन सेकंड लॉ स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। सो न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि डेल्टा P अपॉन डेल्टा T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। मतलब किसी भी बॉडी का कितनी तेजी से मोमेंटम चेंज हो रहा है, उसी का रेट ऑफ चेंज तुम निकाल लो, वो प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के। सो यही होता है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसकी मदद से हम F इज इक्वल टू एम वाला फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या है? F प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि P का चेंज क्या हो जाएगा? इनिशियली तुम्हारा मोमेंटम हो जाएगा P इज इक्वल टू एम v, मतलब फाइनल मोमेंटम हो जाएगा ये, और इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा P इज इक्वल टू एम यू। यानी कि फाइनल मोमेंटम में से mv में से mu माइनस कर दिया, ये आ गया चेंज इन मोमेंटम, डिवाइड बाय टाइम, कितने टाइम में ये चेंज हो रहा है, अपॉन t हमने कर दिया। सो यहाँ पे अगर हम m को कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा? F प्रोपोर्शनल टू m को हमने ले लिया कॉमन, ये आ जाएगा v माइनस यू, और t अपॉन में है, और v माइनस यू अपॉन t क्या होता है? ये होता है एक्सेलरेशन। तो यहां से हमारा फॉर्मूला निकल आया F प्रोपोर्शनल टू ma, जिसको हम प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल को हटा सकते हैं और क्या लगा सकते हैं? F इज इक्वल टू के एम ए। यहाँ पे हमने एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट k लगा दिया। सो अगर हम यहाँ पे तीनों चीजों का वैल्यू 1 रख दें, फोर्स का भी वैल्यू 1, मास का भी वैल्यू 1 और a का भी वैल्यू 1, तो यहाँ पे यूनिट फोर्स निकल के आता है, जिससे k का वैल्यू 1 हो जाता है। सो यहाँ पे इसको सॉल्व करके अगर हम निकाल दें तो यहाँ पे सिंस हो जाएगा ये, सिंस k इज इक्वल टू 1, देयरफॉर यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है? F इज इक्वल टू एम। तो ये छोटा सा डेरिवेशन है, इसको तुम लोग याद रखना। यहाँ पे किसी बुक्स में यहाँ पे डेल वाला फॉर्म भी दिया होगा, यानी कि डिफरेंशिएशन वाला फॉर्म भी दिया होगा, तो मतलब वही हो जाता है। यहाँ पे अगर तुम इसको ऐसे मान लो, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp अपॉन dt, ये भी सेम ही चीज है अगर यहाँ पे t टेंड्स टू 0 है तो यहाँ पे इस तरह हम डिराइव कर सकते हैं F इज इक्वल टू एम ए बाई यूजिंग दिस फॉर्मूला। आई होप समझ में आ गया होगा। सो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड दिस चेंज टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो ये जो फोर्स लगेगा, जिस तरफ मोमेंटम का चेंज हो रहा है, उसी के डायरेक्शन में फोर्स तुम्हारा अप्लाई होता है, राइट? चलो अभी इसी के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, इसको रीड करते हैं। यहाँ पे है A child suspends a steel disc in a vertical plane by means of a thread. So एक चाइल्ड ने क्या किया? ऐसे स्टील की प्लेट ऐसे लटका दी थ्रेड से। फिर है then he shoots bullet on the disc. तो यहाँ पे
एक चाइल्ड ने बुलेट शूट किया है इस डिस्क पे, ये बुलेट है। अब यहाँ पे कहा गया है इफ द मास ऑफ ईच बुलेट इज 2 ग्राम, हर बुलेट का मास कितना है, मास इज इक्वल टू 2 ग्राम्स एंड द बुलेट स्ट्राइकिंग द डिस्क विद अ वेलोसिटी ऑफ 11 मीटर पर सेकेंड। सो यहाँ पे कहा गया है कि जब ये बुलेट आके स्ट्राइक करेगा तो इस बुलेट की वेलोसिटी कितनी है, विद अ वेलोसिटी ऑफ 11 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जब बुलेट स्ट्राइक कर रहा है तब इसका वेलोसिटी है 11 मीटर पर सेकेंड डिस्क की तरफ। और फिर हमसे कहा गया है रिटर्निंग विद द सेम वेलोसिटी। अब जब ये इस डिस्क से टकराएगी तो बुलेट टकरा के वापस भी जा रही है विद द सेम वेलोसिटी, और कितनी वेलोसिटी के साथ, इट इज रिटर्निंग विद द सेम वेलोसिटी बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो 11 मीटर पर सेकेंड इन रिवर्स डायरेक्शन, ये हो जाएगा रिटर्निंग वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी जिससे टकराई और फाइनल वेलोसिटी जो रिटर्निंग वाली है, ये हमने मान लिया। तो बस यहाँ पे हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, और एक्सेलरेशन जब आ जाएगा तो फोर्स भी आ जाएगा। यहाँ पे हमसे पूछा क्या गया है, देन व्हाट एवरेज फोर्स इज बीइंग एक्सर्टेड ऑन द डिस्क, फोर्स निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, दैट इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइड बाई टी। v हमने कितना लिया है, -11, और ये हो जाएगा तुम्हारा -11 डिवाइड बाय टाइम कितना है हमारा, टाइम दिया हुआ है हमको, यहाँ से निकालना पड़ेगा हमें। द चाइल्ड इज फायरिंग 3 बुलेट्स पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में चाइल्ड कितनी बुलेट फायर कर रहा है, ये हमें गिवन है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 3 बुलेट्स पर सेकेंड। तो यहाँ पे 3 बुलेट पर सेकेंड है, तो 1 बुलेट का टाइम कितना होगा, F इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1 बाय टाइम पीरियड। तो यहाँ से टाइम पीरियड का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 1/3 सेकेंड्स। तो टाइम हमारा 1/3 सेकेंड का लगेगा एक बुलेट के फायर होने में। सो यहाँ पे ये कितने टाइम में हो रहा है, 1/3 टाइम में। तो बस इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा -22 और इंटू 3 ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 66, और ये हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन इधर की तरफ हमने माइनस में लिया, इधर की तरफ। अच्छा, ये फोर्स किधर लगेगा, इस पे तो फोर्स लगेगा इधर की तरफ। तो यहाँ पे हम लेंगे F इज इक्वल टू ma, और a क्योंकि इधर वाला लेना है हमें, इधर की तरफ हमने एक्सेलरेशन निकाला तो हमारा माइनस में है, इधर की तरफ निकालेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। मास कितना है हमारे बुलेट का, 2 ग्राम, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन हमारा आया 66 में पॉजिटिव में ले लूंगा, 66 मीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा कितना, ये आ जाएगा 6 2 12 1, उसके बाद 6 2 12 13, और डिवाइड बाय 1000 है तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा इतने के बाद, यानी कि 0.132, और ये हमारा फोर्स है जो कि हो जाएगा न्यूटन में। सो आई होप समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन तुम लोग को। यहाँ पे फोर्स हम इस तरह निकाल लेंगे, पहले हम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, एक्सेलरेशन के बाद हम फोर्स निकाल लेंगे इस तरह। चलो इसके बाद बढ़ते हैं अभी अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इम्पल्स ऑफ अ फोर्स। इम्पल्स क्या होता है, जब कोई फोर्स थोड़े से समय के लिए, बहुत ज्यादा समय नहीं, ऐसा नहीं 10-20 सेकंड की हम बात कर रहे हैं, हम पॉइंट्स में मिली सेकेंड्स की बात कर रहे हैं या 1 सेकंड तक की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब एक बड़ा फोर्स थोड़े समय के लिए किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहा होता है, सो इसी को बोलते हैं इम्पल्स। वो फोर्स क्या करेगा, एक इम्पल्स क्रिएट करेगा उस ऑब्जेक्ट के ऊपर। सो इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। सो यहाँ पे इम्पल्स का यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ इम्पल्स हो जाएगा SI यूनिट। सो यहाँ पे फोर्स का यूनिट हो जाएगा न्यूटन और टाइम का यूनिट हो जाता है सेकेंड्स। तो SI यूनिट हमारा इम्पल्स का क्या आ जाएगा, न्यूटन सेकेंड। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ सकता है, तुमसे डायमेंशन पूछ सकता है यहाँ पे इम्पल्स का। सो डायमेंशनल फॉर्मूला हम निकाल लेंगे यहाँ पे, डायमेंशनल फॉर्मूला जो कि हो जाएगा, फोर्स का होता है mL/t-2 और टाइम का क्या हो जाता है t। तो यहाँ पे t-2 और t, एक t यहाँ से हट जाएगा जो कि कितना आ जाएगा mL/t-1, ये आ गया यहाँ पे। और इम्पल्स को हम किस लेटर से डिनोट करते हैं ये भी देख लो। इम्पल्स को डिनोट किया जाता है J से। सो J इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम, ये होता है हमारा इम्पल्स का फॉर्मूला। और यहाँ पे टाइम को कभी कभी डेल्टा टी भी लिख दिया जाता है, बिकॉज यहाँ टाइम बहुत ही छोटा होता है, वेयर फोर्स इज लार्ज एंड टाइम इज वेरी स्मॉल। सो ये होता है इम्पल्स फोर्स। इम्पल्सिव फोर्स कब होगा, जब फोर्स बड़ा होगा और टाइम का वैल्यू बहुत ही छोटा होगा। तो चलो यहाँ पे इम्पल्स के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, सो यहाँ पे है क्रिकेटर मूव्स हिज हैंड्स बैकवर्ड्स व्हाइल कैचिंग अ बॉल। तो जब एक क्रिकेटर बॉल को कैच करता है तो अपना हाथ थोड़ा सा पीछे की तरफ मूव करता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब बॉल एक क्रिकेटर के हाथों में आएगा, मान लेते हैं ये हाथ है क्रिकेटर का, और जैसे ये बॉल उसके हाथ में आएगा
तो जितना ज़्यादा वो टाइम देगा उस बॉल को रोकने के लिए उतना ही उसको कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इम्पल्स क्रिएटेड बाय बॉल क्या हो जाएगा, J इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय टी। तो यहाँ पे जितना ज़्यादा वो टाइम को बढ़ाएगा, जितना ज़्यादा वो टाइम को इंक्रीज करेगा उतना कम उसको फोर्स लगाना पड़ेगा सेम इम्पल्स को रोकने के लिए। तो जितना इम्पल्स बॉल लेके आ रहा है, यहाँ पे बॉल क्रिएट करेगा जितना इम्पल्स, उसको रोकने के लिए जितना ज़्यादा वो टाइम देगा उतना उसको कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा तो उसके हाथ में चोट भी कम आएगा। तो यहाँ पे जितना लार्ज टाइम तुम दोगे, जितना ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम दोगे, उतना कम फोर्स लगा के हम उस बॉल को रोक पाएंगे और हमें चोट कम आएगी। सो ये रीज़न होता है यहाँ पे फर्स्ट वाले पार्ट के लिए। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, शॉक एब्जॉर्बर्स इन कार, बाइक्स एंड ट्रेन्स। तो जो शॉक एब्जॉर्बर होते हैं एक कार में, जैसे मान लो ये कार का टायर है और यहाँ पे शॉक एब्जॉर्बर इस तरह लगा होता है, स्प्रिंग टाइप का मैकेनिज्म होता है और यहाँ पे इस तरह जुड़ा होता है, या फिर किसी ट्रेन का टायर है, कुछ भी है, तो यहाँ पे शॉक एब्जॉर्बर जो होते हैं, जब झटका लगता है तो यहाँ पे शॉक एब्जॉर्बर कार के टायर को ऊपर आने के लिए थोड़ा सा टाइम प्रोवाइड कर देते हैं। तो वहाँ पे उस झटके को सहने के लिए कार को कुछ टाइम मिल जाएगा इस शॉक एब्जॉर्बर की वजह से। सो अगेन वही चीज़ है, इम्पल्स इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम। अगर टाइम का वैल्यू ज्यादा होगा तो कहीं ना कहीं फोर्स कम लगेगा उस बॉडी के ऊपर। सो फोर्स कम लगेगा, झटका कम लगेगा, सीधी सी बात है। सो इसीलिए शॉक एब्जॉर्बर का यूज किया जाता है कार, बाइक्स एंड ट्रेन्स में, कि जितना ज्यादा टाइम लगेगा उस इंपल्स को एब्जॉर्ब करने में उतना ही कम फोर्स में काम चल जाएगा। कम फोर्स लगेगा तो झटका भी कम लगेगा, नुकसान भी कम होगा। फिर इसके बाद थर्ड देखते हैं, अ पर्सन फॉलिंग ऑन सैंड इज लेस हर्ट दैन अ पर्सन फॉलिंग ऑन सीमेंटेड फ्लोर। अगर कोई पर्सन जंप लगाता है, मान लो एक हाइट से एक पर्सन ने जंप लगाया, तो अगर ये सीमेंटेड फ्लोर पे जंप लगाएगा तो बहुत ज़्यादा उसके चोट आएगी। लेकिन अगर वही सेम पर्सन, अगर यही सेम पर्सन जंप लगाता है सैंड पे, जहाँ पे इस तरह रेत ऐसे पड़ी हुई है या फिर पानी में, तो क्या होगा, उसको चोट आएगी लेकिन बहुत कम आएगी। ऐसा इसलिए बिकॉज जब ये पर्सन सैंड पे गिरेगा तो सैंड थोड़ा सा धंस जाएगी और इसको थोड़ा सा यहाँ पे टाइम मिल जाएगा, और टाइम मिल जाएगा तो यहाँ भी वही चीज है कि ज्यादा टाइम अगर लगाओगे उस इंपल्स को सहने के लिए तो फोर्स कम लगेगा यहाँ पे। तो वही चीज यहाँ पे, लेकिन सीमेंटेड फ्लोर पे क्या होगा, वो अचानक से रुक जाएगा, सारा का सारा इंपल्स एक बार में फोर्स के रूप में उस पर लगेगा। सो इसीलिए यहाँ पे टाइम कम है, यहाँ पे t इज इक्वल टू 0, तुरंत वो रुक गया जाके सीमेंटेड फ्लोर पे। तो सीमेंटेड फ्लोर पे ज्यादा फोर्स उसको सहना पड़ेगा पर्सन को, इसलिए उसकी चोट ज्यादा आएगी। और यहाँ पे क्योंकि टाइम ज्यादा लग रहा है तो उसी सेम इंपल्स को सहने के लिए कम फोर्स उसको लगाना पड़ेगा क्योंकि टाइम ज्यादा है, तो इसीलिए यहाँ पे कम फोर्स लगेगा और पर्सन को कम चोट आएगी। सो आई होप इंपल्स के एग्जाम्पल तुम लोग को समझ में आए होंगे। अभी हम लोग इसी के ऊपर बेसिक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। सो यहाँ पे है, अ 20 ग्राम बॉल हिट्स अ वॉल एट 45 डिग्री एंगल with a speed of 15 meter per second and rebounds perpendicular to the direction of incidence with same speed। मतलब यहाँ पे क्या कहा गया, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। देखो, एक बॉल है जिसका मास हमको दे रखा है 20 ग्राम, यानी मास हमें है दिया हुआ है 20 ग्राम, और ये बॉल क्या कर रही है, ये मूव कर रही है एक वॉल की तरफ और एक वॉल से टकरा गई है 45 डिग्री पे, यानी कि ये एंगल हमको दिया हुआ है 45 डिग्री का। फिर कहा गया है कि 45 डिग्री के परपेंडिकुलर, यानी कि इस एंगल ऑफ इंसिडेंस के परपेंडिकुलर ये कहीं ना कहीं ऐसे रीबाउंड कर गई है और इस तरह बाहर निकल गई है। ये केस हमको दिया हुआ है, ये हमारी वॉल है। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द इम्पल्स रिसीव्ड बाय द बॉल। एंड यहाँ पे हमें ये भी कहा गया है, यहाँ पे इसने रीबाउंड किया है परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस विद सेम स्पीड, यानी कि जितनी स्पीड से ये इधर आई थी, जो कि थी 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड, इतनी ही स्पीड से ये रीबाउंड भी इस तरह कर गई। ये हमको दे रखा है। सो यहाँ पे हमको क्या निकालना है, इम्पल्स। सो इम्पल्स निकालना है तो इम्पल्स का फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं, इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है, J इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय टी। लेकिन यहाँ दिक्कत ये है दैट इस क्वेश्चन में हमें टाइम नहीं दे रखा है, टाइम ऑफ ड्यूरेशन कितना है वो नहीं दे रखा है। सो यहाँ पे टाइम को हटाने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे हम सिंपल ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं दैट न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, यानी कि टाइम, नीचे टाइम भी लिख सकते हैं सिर्फ अगर टाइम स्मॉल है तो, ये हो गया इनटू टी। डेल्टा पी का मतलब क्या हो गया, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, एम वी माइनस एम यू, जिसमें से हम एम कॉमन ले सकते हैं जो कि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम वी माइनस यू, और यहाँ पर टी से टी हम काट सकते हैं जो कि हो जाएगा इतना। तो जे का फॉर्मूला हमारा क्या आ जाएगा, जे इज इक्वल टू
एम v माइनस यू, ये आ जाएगा हमारा इम्पल्स का एक नया फॉर्मूला। सो इस वाले फॉर्मूला की हेल्प से हम निकालेंगे अभी इम्पल्स। अब लेकिन एक बात का हमको ध्यान रखना है कि ये जो फॉर्मूला है इसमें हम मोमेंटम में ये जो v और u रखेंगे ये एक लाइन के होने चाहिए, बट यहाँ पे तो चीज़ें अलग अलग हो रही हैं। पहले वेलोसिटी ऐसे थी, अब ऐसे जा रही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब भी ऐसा कुछ केस होता है कि एक डायरेक्शन में चीज़ें नहीं होती हैं, तो वहाँ हम चीज़ों को रिजॉल्व करते हैं। तो यहाँ भी चीज़ों को रिजॉल्व करेंगे। देखो वेलोसिटी ऐसे आ रही है, 45 डिग्री का एंगल है, तो इसका वर्टिकल कॉम्पोनेंट अगर निकालेंगे कितना हो जाएगा, वर्टिकल कॉम्पोनेंट वैसे नीचे को आएगा बिकॉज इसका डायरेक्शन जो है वो ऐसे है। अगर इसको हम आगे एक्सपैंड कर दें कुछ इस तरह, ये 15 है और इसका जो ये वाला एंगल है ये कितना है, ये 45 दे रखा है, तो ये भी 45 होगा। तो अगर इधर का हम कॉम्पोनेंट निकालें तो कितना आ जाएगा, ये होगा 15 cos 45 यानी कि 15/√2। और इधर का कॉम्पोनेंट अगर निकालेंगे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 sin 45 यानी कि 15/√2। ये आ गया हमारा वर्टिकल कंपोनेंट। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये तो वर्टिकल कंपोनेंट है, और अगर हम फाइनल वाली वेलोसिटी का वर्टिकल हॉरिजॉन्टल निकाले कितना आएगा, ये हो जाएगा 45 डिग्री। तो यानी कि ये इधर की तरफ है, इसका ये वाला कंपोनेंट निकालेंगे, ये आ जाएगा हमारा 15 cos 45 डिग्री, और ये वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 15। तो ये नीचे वाला कंपोनेंट आ जाएगा 15 sin 45 डिग्री। तो यहाँ पे अगर हम चेंज निकालें, v माइनस यू निकालें, तो हम किसी भी एक एक्सिस को ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम कंसिडर कर सकते हैं x एक्सिस को। सो लेते हैं, चलो। तो यहाँ पे हो जाएगा j इज इक्वल टू, मास हमारा कितना है 20, ये हम ले लेंगे 20 ग्राम, यानी कि इसको डिवाइड बाय 1000 कर देंगे। और v माइनस यू में हम क्या करेंगे, हम कोई एक एक्सिस लेंगे, या तो y एक्सिस या x एक्सिस। तो x एक्सिस में देखो इनिशियल वेलोसिटी ये वाला है, ये हो जाएगा हमारा इनिशियल वेलोसिटी, और ये हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी। तो बस u माइनस वी या v माइनस यू कर दो, किसी भी एक को प्लस ले लो, v को प्लस ले लेते हैं, u को माइनस ले लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 15 cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, तो 15/√2 में ले रहा हूँ v का वैल्यू, फिर माइनस, और ये वाला वैल्यू माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस करना पड़ेगा हमें। तो ये हो जाएगा -15, और cos 45 की वैल्यू अगेन क्या होगी 15/√2। तो इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2/10, और यहाँ पे आ जाएगा 15/√2 प्लस 15/√2। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 2/10 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे दोनों प्लस हो जाएंगे, कितना आ जाएगा, ये दोनों ऐड होंगे, ये आ जाएगा 30/√2। 0 से 0 कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कर देंगे, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक √2 ऊपर आ जाएगा और नीचे √2 इंटू √2 2 हो जाएगा। तो ये आएगा हमारा 2 × 3, एक √2 ऊपर आ जाएगा और नीचे √2 इंटू √2 2 बन जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा 3√2, यानी कि ये आ गया 3/√2। और हमने क्या निकाला है, इम्पल्स। इम्पल्स का यूनिट क्या होगा, ये होगा हमारा न्यूटन सेकेंड। वहां पे तुम्हारा केजी मीटर पर सेकंड दे रखा है, तुम इनको और यूनिट्स में तोड़ दो, न्यूटन का मतलब होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एक स्क्वायर इस सेकंड से कट के ये वाला यूनिट भी दे देगा। तो इस तरह हम अपना इम्पल्स का वैल्यू निकाल लेंगे। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी तुम लोग को समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा यहाँ पे वेक्टर्स का यूज था, तो ये चीज हमें कंसिडर करनी पड़ेगी, बिकॉज जब भी चीजें एक लाइन में नहीं होती हैं, एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होंगी, वहां पे हमें वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट लगा के अपने वेक्टर्स को रिजॉल्व करना होगा। यहाँ हमने वेलोसिटी को देखो रिजॉल्व किया है, और फिर किसी एक एक्सिस को लेके सॉल्व करके यहाँ पे हम वैल्यू निकाल लेंगे। सो आई होप समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। सो चलो इसके बाद आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सबसे सिंपल लॉ है दैट टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये तुम लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। सो यहाँ पे कोई भी एक्शन अगर होता है, कोई भी फोर्स अगर हम लगाते हैं, तो उस पर एक इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स हमेशा लगता है, रिएक्शनरी फोर्स लगता है। सो बेसिकली इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे हम जमीन पे चलते हैं तो क्या होता है, हम फोर्स लगाते हैं ग्राउंड पे, सो बदले में ग्राउंड यहाँ पे कैसा फोर्स लगाता है, एक रिएक्शनरी फोर्स लगाता है, जिसको हम नॉर्मल फोर्स भी कहते हैं। जैसे हमने फोर्स लगाया ग्राउंड पे नीचे की तरफ, और ग्राउंड ने एक रिएक्शनरी फोर्स लगाया हमारी तरफ, तो ये रिएक्शनरी फोर्स है, इसको नॉर्मल फोर्स भी कहते हैं। और इसी नॉर्मल फोर्स की वजह से फ्रिक्शन होता है, वो तुम आगे भी पढ़ोगे। तो यहाँ पे हमने फोर्स लगाया नीचे की तरफ, ग्राउंड ने फोर्स लगाया ऊपर की तरफ। और अगर हम किसी एंगल पे फोर्स लगाते हैं, मान लो हमने पीछे की तरफ ऐसे फोर्स लगाया, तो ग्राउंड भी एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा, जिसका एक कंपोनेंट होगा जो कि हमें आगे की तरफ ढकेलेगा। सो इस तरह हम आगे की तरफ मूव कर रहे होते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अभी हम इसके कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कोई पर्सन अगर स्विमिंग कर रहा होता है, तो वो क्या करता है, अपने हाथ से एक एक्शन लगाता है
पीछे की तरफ, यानी कि वाटर को पीछे पुश करता है, ये हो गया एक्शन। बदले में वाटर उसके हाथ पे या उसकी बॉडी पे आगे की तरफ एक रिएक्शनरी फोर्स लगाता है जो कि इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स होता है। तुमने वाटर को पीछे की तरफ पुश किया हाथ से, ये एक्शन हो गया। वाटर ने तुम्हारे हाथ पे एक ऑपोजिट रिएक्शनरी फोर्स लगाया आगे की तरफ, वो हो गया रिएक्शन। फिर अगर बात करें एक रॉकेट की या फिर एक जेट इंजन की जो कि प्लेन्स में लगे होते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, एक रॉकेट में तुम देख सकते हो यहाँ पे हॉट गैसेस बाहर की पीछे की तरफ आ रही हैं, तो यहाँ पे ये होता है तुम्हारा एक्शन, और बदले में ये गैसेस रिएक्शनरी फोर्स लगाती हैं इस रॉकेट पे, तो रिएक्शनरी फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा और ये रॉकेट ऊपर की तरफ चला जाएगा। वही सेम प्लेन में होता है। प्लेन में भी यहाँ पे ये जो इंजन होता है ये हॉट गैसेस को पीछे की तरफ इस तरह एग्जॉस्ट करता है, तो ये हो गया एक्शन, और बदले में वो निकलती हुई गैसेस एक रिएक्शनरी फोर्स लगाती हैं इस जेट इंजन पे, यानी कि जो प्लेन से जुड़ा हुआ है, तो रिएक्शनरी फोर्स इस प्लेन को फिर आगे लेके जाती है। सो ये वाला लॉ तुम्हें डेली लाइफ में हर जगह देखने को मिल जाता है। सो आई होप समझ में आ गया होगा ये। अभी इसके बाद अब हम बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये मैंने बताया था जब मोमेंटम को मैं पढ़ा रहा था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अभी हम देखेंगे। सो यहाँ पे क्या है, in absence of an external force the total momentum of a system remains constant and does not change with time। मतलब कोई सिस्टम है, अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो उस सिस्टम का जो नेट मोमेंटम होगा, टोटल मोमेंटम होगा, वो कांस्टेंट होगा। मतलब सपोज एक सिस्टम है, मान लेते हैं ये सिस्टम है, इसके अंदर दो पार्टिकल्स हैं ए और दूसरा पार्टिकल है बी, तो यहाँ पे इनका जो मोमेंटम होगा, नेट मोमेंटम चेंज नहीं होगा। इनका मोमेंटम मान लेते हैं हम शुरुआत में हमारा p है, लेट p1 मोमेंटम हो गया हमारा a का और p2 मोमेंटम हो गया b का मोमेंटम, और इन दोनों का जो नेट मोमेंटम है उसको हम मान लेते हैं p, दोनों का नेट मोमेंटम हो गया। सो यहां से क्या निकल के आता है, यहां से निकल के आएगा दैट जो नेट मोमेंटम होगा इस पूरे सिस्टम का, दैट विल बी इक्वल टू p1 प्लस p2, एंड ये एक वेक्टर सम होगा, ध्यान रखना। वेक्टर सम यानी कि इसको हम वेक्टर के तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर सारी चीजें वेलोसिटीज एक डायरेक्शन में नहीं होंगी तो उनको हम एक डायरेक्शन में लाके सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे रिजॉल्व करके सॉल्व होगा, पूरा वेक्टर के तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा। यानी कि नेट मोमेंटम एक सिस्टम का चेंज नहीं होगा अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है, तो इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसके ऊपर बेस्ड ढेर सारे न्यूमेरिकल्स हैं, तो चलो अभी उनको देखते हैं। सो यहाँ पे इसका पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ। तो पहला एग्जाम्पल है रिकॉइल ऑफ अ गन। एक गन जब रिकॉइल करती है, कैसे करती है, मान लो एक गन से बुलेट फायर किया गया, यहाँ पे मान लो ये गन है, इससे एक बुलेट को फायर किया गया, तो क्या होगा, हॉट गैसेस इस बुलेट को आगे की तरफ पुश करती हैं, तो ये एक्शन हो गया बुलेट का आगे जाना। बदले में बुलेट जब गन से निकलती है तो ये एक रिएक्शनरी फोर्स गन पे लगाती है और गन पीछे की तरफ ऐसे ढकल जाती है। सो कहीं ना कहीं इस सिस्टम का नेट मोमेंटम चेंज नहीं होना चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो यही बताता है। तो यहाँ पे इस बुलेट का मास मान लेते हैं m है, छोटा सा है, और ये v वेलोसिटी के साथ, बहुत ही ज्यादा वेलोसिटी के साथ आगे की तरफ मूव कर रही है। बदले में इसने गन के ऊपर एक मोमेंटम लगाया, बराबर मोमेंटम लगेगा गन के ऊपर, तो यहाँ पे गन क्योंकि भारी है, इसका मास ज्यादा है, तो गन थोड़ी सी वेलोसिटी से पीछे की तरफ मूव करेगी। मैं लेटर्स की देखो यहाँ पे साइज के हिसाब से बताया, बुलेट का मास कम है तो बुलेट की वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, और बदले में बुलेट इसके ऊपर एक रिकॉइल झटका लगाएगी गन के ऊपर, तो गन का मास ज्यादा है तो गन की वेलोसिटी जो बैक में होगी बहुत ही थोड़ी सी होगी। तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर लगाएं तो बुलेट का मोमेंटम हम मान लेते हैं p1 और गन का मोमेंटम मान लेते हैं p2। तो यहाँ पे ये बुलेट हो गया, बुलेट, एंड इस साइड जो है ये हमारी गन है। तो यहाँ पे नेट मोमेंटम कितना हो जाएगा, p1 प्लस p2 इज इक्वल टू 0, बिकॉज इनिशियली मोमेंटम 0 था। तो यहाँ पे अगर हम निकालें क्या हो जाएगा, mv, और इसको m1 v1 मान लेते हैं और इसको m2 v2 मान लेते हैं। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा m1 v1 प्लस, और यहाँ पे p2 तुम्हारा माइनस में हो जाएगा बिकॉज v तुम्हारा ऑपोजिट साइड है, तो ये हो जाएगा m2 मल्टीप्लाई बाय माइनस v2 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से निकल के आएगा m1 v1 माइनस m2 v2 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। तो यहाँ पे से अगर हम वेलोसिटीज का रेशियो निकालें तो ये हो जाएगा v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू m2 अपॉन m1। तो यहाँ पे कौन ज्यादा हैवी है, यहाँ पे गन ज्यादा हैवी है,
इस जगह पे गन ज़्यादा हैवी है और जो बुलेट है इट इज़ लाइट, यानी कि वेलोसिटी किसका ज़्यादा होगा, वेलोसिटी होगा बुलेट का ज़्यादा। तो गन का वेलोसिटी इज लेस, इसीलिए झटका हल्का सा लगता है। ऐसा नहीं होगा कि बुलेट को फायर करते ही जो गनर होगा वो पीछे की तरफ उड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गन भारी है तो इसलिए गन पे झटका लगेगा, बट थोड़ा सा झटका लगेगा। और यहीं पे अगर मान लो कोई हल्की गन से फायर किया जाता है, जैसे कि गाँव में देखा होगा देसी कट्टा होता है पहले यूज़ किया जाता था, तो वो अगर हल्के मेटल का बना है तो उसमें झटका ज़्यादा लगेगा, उससे कोई घायल भी हो सकता है, हर्ट भी हो सकता है। सो ये एक एग्जाम्पल है रिकॉइल ऑफ अ गन का। आई होप समझ में आ गया होगा ये। सो इसके बाद देखते हैं एक और एग्जाम्पल, दैट इज अर्थ एंड बॉल। यहाँ मैंने अर्थ के रिस्पेक्ट में बॉल को थोड़ा बड़ा दिखा दिया है, बट ऐसा होगा नहीं, अर्थ ऑब्वियसली बहुत बड़ी है और उसके कंपैरिजन में बॉल काफ़ी छोटी होती है। सो यहाँ पे अगेन वही चीज़ हम करते हैं, बॉल के मास को मान लेते हैं m1 और इसको मान लेते हैं ये v1 वेलोसिटी के साथ नीचे की तरफ मूव कर रहा है। अब जब ये नीचे की तरफ मूव करेगा तो ऑब्वियसली ये अर्थ को भी अपनी तरफ पुल करेगा, क्योंकि अर्थ बॉल को पुल कर रही है ना ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से, कोई कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है यहाँ, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स यानी ग्रेविटेशनल फोर्स से अर्थ बॉल को अपनी तरफ पुल करेगी। तो रिएक्शन में बॉल भी तो अर्थ को अपनी तरफ पुल कर रहा होगा, सो अर्थ भी पुल होगी इस बॉल की तरफ जिसका मास m2 है और ये v2 वेलोसिटी के साथ पुल होगी। तो इसके मास को हम, अर्थ के मास को कैपिटल M मान लेते हैं, तो ज़्यादा थोड़ा फील आएगा तुम्हें दैट ये बहुत बड़ा मास है। अर्थ का मास हमने m मान लिया, कैपिटल M। तो यहाँ पे ये स्मॉल m हो गया, इसको स्मॉल m ऐसे ही ले लेते हैं, m1 हटा देते हैं यहाँ से। तो अगर यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम लगाएं तो अब यहाँ पे सिंपल मैं ऐसे ही रखूंगा दैट P1 इज इक्वल टू हो जाएगा P2, नेट मोमेंटम जीरो है सिस्टम का, तो यहाँ पे P1 इज इक्वल टू P2 यानी कि ये हो जाएगा m v1 इज इक्वल टू कैपिटल M v2। कैपिटल M मतलब अर्थ का मास जो कि बहुत ज्यादा है इसके कंपैरिजन में। तो यहाँ पे v1 अपॉन v2 अगर हम निकालें, v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कैपिटल M अपॉन स्मॉल m, यानी कि अर्थ का मास ज्यादा है तो वेलोसिटी किसकी ज्यादा होगी, v1 की, बॉल की। तो बॉल की वेलोसिटी ज्यादा और अर्थ की वेलोसिटी v2 है। यहाँ पे मास ऑफ बॉल तो बहुत कम है ना, तुम कंपैरिजन करोगे, रेशियो निकालोगे तो कुछ करोड़ों अरबों का यहाँ पे रेशियो आएगा बॉल और अर्थ के मास के बीच। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी का फर्क है, अर्थ भी मूव करेगी लेकिन इतनी जरा सी मूव करेगी, 0.001 इस तरह कुछ माइक्रोमीटर में मूव करेगी, तो तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। तो कहीं ना कहीं जो मासेज हैं उनके बीच का रेशियो इतना ज्यादा है, इतना बहुत बड़ा ये डिफरेंस है, इसीलिए जो बॉल और अर्थ के बीच के वेलोसिटी का रेशियो होता है ये भी बहुत ही ज्यादा होता है। मतलब बॉल तो तुम्हें दिखाई देगी मूव करती, लेकिन अर्थ नाम मात्र की भी मूव नहीं करेगी या इतना कम मूव करेगी जिसे तुम नेग्लिजिबल मान सकते हो। सो ये होता है अर्थ एंड बॉल के बीच का एग्जांपल। आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद अभी हम करते हैं एक न्यूमेरिकल जो कि बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर। इसको पढ़ते हैं। सो यहाँ पे दे रखा है अ शेल ऑफ मास 0.02 kg इज फायर्ड बाय अ गन ऑफ मास 100 kg। अब देखो गन वाला एग्जाम्पल आ गया ये। तो यहाँ पे गन का मास कितना दे रखा है, गन का मास 100 kg है, भारी गन है। एंड शेल यानी कि जो बुलेट है उसका मास है 0.02 kg, बहुत हल्की बुलेट है। द मजल स्पीड ऑफ द शेल यानी कि बुलेट की स्पीड है 80 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द रिकॉइल स्पीड ऑफ द गन। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे लगा दो P1 इज इक्वल टू P2। यहाँ पे एक को गन का मोमेंटम मान लेते हैं, एक को हम बुलेट का मोमेंटम मान लेते हैं। अगर ऐसे नहीं करना, पूरा अगर तरीके से करना है तो इसको ऐसे भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे हम कहेंगे बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो हम कह सकते हैं दैट P ऑफ बुलेट प्लस P ऑफ गन इज इक्वल टू 0, यानी कि P ऑफ बुलेट, और इसमें वेलोसिटी ऑपोजिट में होगा क्योंकि गन अगर ऐसे है, बुलेट अगर इधर को जा रही है तो गन पे रिकॉइल होगा पीछे की तरफ, तो दोनों का वेलोसिटी तो ऑपोजिट हो गया। तो यानी कि तुम कह सकते हो दैट मोमेंटम ऑफ बुलेट इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ गन, क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ P की जो वेलोसिटी है वो माइनस में होगी, जो कि ऑपोजिट साइड जाके तुम्हारी प्लस में हो जाएगी। तो ये हो गया। अब तुम दोनों वेलोसिटी को प्लस में ले सकते हो बिकॉज मैंने ऑपोजिट साइड में कर दिया उसको। सो यहाँ पे हो जाएगा P ऑफ बुलेट, मोमेंटम ऑफ बुलेट कितना हो जाएगा, मास ऑफ बुलेट मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज इक्वल टू गन का मास कितना है वो m2 मान लेते हैं, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय v2 जो तुम्हारे गन की वेलोसिटी होगी। तो यहाँ पे रख दो
शेल का मास यानी बुलेट का मास कितना है 0.02 मल्टीप्लाई बाय बुलेट की स्पीड कितनी है, शेल की स्पीड दे रखी है 80 मीटर पर सेकेंड, ये हो गई 80, इज इक्वल टू मास ऑफ गन कितना दे रखा है 100 kg मल्टीप्लाई बाय V2 जो कि हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ गन। तो बस इसको सॉल्व कर लो, ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा अपॉन 100 और बस इसको सॉल्व कर देंगे, 100 इधर आके अपॉन में आएगा, V2 इज इक्वल टू 2 इंटू 80 डिवाइड बाय 100 इंटू 100, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 8 2 हो जाएगा 16 डिवाइड बाय 1000। सो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, ये मीटर पर सेकंड में आएगा तो ये हो जाएगा 0.016 मीटर पर सेकंड, जो कि इतनी कम वेलोसिटी है जो कि तुम्हें पता भी नहीं लगेगी, मतलब हल्का सा झटका लगेगा बट ऐसा नहीं होगा गन उड़ के पीछे चली जाएगी। सो इतनी कम वेलोसिटी के साथ गन पे भी एक रिकॉइल लगेगा बैकवर्ड की तरफ जो कि इतनी वेलोसिटी का होगा 0.016 मीटर पर सेकंड, हल्का सा झटका लगेगा पीछे की तरफ। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तुम लोग को। चलो इसके बाद बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है ये, यहाँ पे है A uniform shell explodes। अब यहाँ एक्सप्लोजन वाला केस है, यहाँ भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम लगाएंगे। सो यहाँ पे है A uniform shell explodes into 3 equal parts, 3 इक्वल पार्ट्स में, यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है कि तीनों जो पार्ट में एक्सप्लोड करेगा, एक ऐसे शेल है ये एक्सप्लोड हो गया है इस तरह 3 पार्ट्स में, एक पार्ट यहाँ जाएगा, एक पार्ट यहाँ जाएगा, एक पार्ट यहाँ, तीनों का ही मास जो है वो सेम होगा। और यहाँ पे अगर इसका टोटल मास 3m था तो तीनों mm मास में ब्रेक हो जाएंगे, ये चीज हमें बताई गई है। फिर है 2 of the parts fly off perpendicular to each other with velocities 9 मीटर पर सेकेंड एंड 12 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे हमसे कहा गया है दैट दो पार्ट्स का जो वेलोसिटी है ये तो परपेंडिकुलर है, एक का वेलोसिटी दे रखा है 9 मीटर पर सेकेंड और एक का वेलोसिटी दे रखा है 12 मीटर पर सेकेंड, ये चीज हमें दे रखी है। तो तीसरे का वेलोसिटी हमसे पूछा गया है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द थर्ड पार्ट, इसकी वेलोसिटी पूछी गई है क्या होगी। तो कैसे निकालेंगे समझते हैं, पहले इसको मैं यहाँ पे अच्छे से बना देता हूँ। देखो एक एक्सप्लोजन हुआ है, उसका रफ डायग्राम मैंने यहाँ पे बना दिया है, क्या यहाँ पे क्वेश्चन में बताया जा रहा है। अभी इसका वेक्टर डायग्राम हम बनाते हैं। तो जब एक्सप्लोजन हुआ यहाँ पे देखो 2 पार्टिकल तो ऐसे जा रहे हैं, एक इस तरह 9 मीटर पर सेकेंड और एक इस तरह जो कि दिया हुआ है 12 मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन में कहा गया है 2 पार्ट्स फ्लाई ऑफ परपेंडिकुलर टू ईच अदर, 2 पार्ट आपस में परपेंडिकुलर फ्लाई ऑफ कर जाते हैं, एक इधर और एक इधर। यहाँ पे तुम्हारे ये पार्ट्स हो गए मान लो शेल के, एक पार्ट ऑब्वियस सी बात है इनको बैलेंस करने के लिए किधर की तरफ जाएगा, इधर कहीं जा रहा होगा। तो हमें यही बताना है कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। कैसे निकालेंगे इसको, ऑब्वियसली रिजॉल्व करके ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम एक कॉन्सेप्ट ये यूज कर सकते हैं कि हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं इसका और इसका, जो कि कितना आ जाएगा, जो कि इधर कहीं आ जाएगा। तो इसका रिजल्टेंट पहले निकालते हैं इन दोनों वाली वेलोसिटीज का। सो हम कहेंगे रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ, इसको हम मान लेते हैं A, इसको हम मान लेते हैं B और थर्ड वाले को C मान लेते हैं। तो A और B का रिजल्टेंट अगर निकालेंगे कितना आएगा वेलोसिटी, R इज इक्वल टू हो जाएगा 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 9 ज़ा 81 और 12 12 ज़ा 144। इसको प्लस कर लो, ये आ जाएगा 4 + 1 5, 8 + 4 12 और 1 कैरी गया, ये हो जाएगा। सो 225 आ गया। 225 किसका अंडर रूट होता है, ये होता है 15 का। तो यहाँ पे आ गया 15। सो 15 हमारा रिजल्टेंट वेलोसिटी हो गया, यानी कि मीटर पर सेकेंड। इन दोनों का रिजल्टेंट है 15 मीटर पर सेकेंड। तो ऑब्वियसली थर्ड वाले जो पार्ट है उसका वेलोसिटी इसी के ऑपोजिट में होना पड़ेगा, तभी ये इन दोनों को बैलेंस कर पाएगा। सो यहाँ पे हम कहेंगे द थर्ड पार्ट ऑफ द शेल मस्ट cancel out the resultant velocity of these 2 parts। जो ये तो 2 पार्ट्स हैं, इनके रिजल्टेंट वेलोसिटी को इसे कैंसिल आउट करना पड़ेगा। तो C का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जो ये रिजल्टेंट आया है
इसी के ऑपोजिट में c का वेलोसिटी आ जाएगा, यानी c वाले पार्ट का वेलोसिटी हम इसको माइनस में करके लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें एंगल भी बताना होगा, तो पहले तो हम इस r का एंगल निकाल लेते हैं। यहाँ पे कितना है हॉरिजॉन्टल से, एंगल को निकालने के लिए इसको थीटा मान लेते हैं। इस एंगल को निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे tan का फॉर्मूला यूज करेंगे, मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ, जो कि हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है 9 और बेस कितना है 12, सो 9/12 आ गया। सो इसको अगर हम कैलकुलेटर से निकालेंगे या फिर इसको तुम टेबल से निकालते हो तो ये आ जाएगा तुम्हारा 36.8, जिसको अप्रॉक्स हम 37 डिग्रीज ले सकते हैं। यानी कि ये वाला एंगल हमें पता लग गया थीटा कितना है 37 डिग्रीज। तो इसकी मदद से ये वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा 37, और यहाँ पे ये हमको पता है 90 डिग्री है, तो यहाँ पे 90 प्लस 37 करेंगे तो हमें C का एंगल मिल जाएगा इस 9 मीटर पर सेकेंड वाले पार्ट से। तो यहाँ पे हमारा एंगल ऑफ C कितना हो जाएगा, पहली बात C की वैल्यू, C के लिए वेलोसिटी हो जाएगी, C की वेलोसिटी हो जाएगी इसी के जस्ट ऑपोजिट, यानी कि 15 मीटर पर सेकेंड। मैग्नीट्यूड तो यही हो गया, और इसका एंगल कितना हो जाएगा ये हमने यही निकाल लिया है 90 प्लस 37 इस 9 मीटर पर सेकेंड वाले पार्ट से, इतने एंगल पे ये वेलोसिटी होगी नीचे की तरफ। तो ये हो जाएगा एंगल थीटा इज इक्वल टू, एंगल हम कह सकते हैं एंगल इज इक्वल टू हो जाएगा 90 प्लस 37 इज इक्वल टू 127 डिग्री फ्रॉम किससे 9 मीटर पर सेकेंड पार्ट। जो 9 मीटर पर सेकेंड वाला पार्ट है, 9 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के साथ जो पार्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, इससे 127 डिग्री इधर की तरफ ये तुम्हारी C वाली वेलोसिटी होगी। सो आई होप समझ में आ गया होगा। देखो यही आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, 15 मीटर पर सेकेंड इतनी वेलोसिटी होगी एट 127 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू 9 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी पार्ट, यानी कि इस तरफ वाले पार्ट से 127 डिग्री इधर की तरफ ये तुम्हारा C वाले पार्ट का वेलोसिटी होगा। सो आई होप समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलो इसके बाद बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ये, इसको पढ़ते हैं। सो यहाँ पे है अ प्रोजेक्टाइल ऑफ मास 50 kg इज शॉट वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। इसको वर्टिकली अपवर्ड ऐसे शॉट किया गया है, और आफ्टर 5 सेकेंड द प्रोजेक्टाइल एक्सप्लोड्स इनटू 2 फ्रैगमेंट्स। अब 5 सेकेंड के बाद ये प्रोजेक्टाइल एक्सप्लोड हो गया 2 फ्रैगमेंट्स में, वन ऑफ विच मास इज 20 kg, एक का मास 20 kg है, travels vertically up with a velocity of 150 meter per second. What will be the velocity of the other fragment at this moment? ये हमसे पूछा गया है। So चलो इसको देखते हैं। यहाँ पे है प्रोजेक्टाइल ऑफ मास 50 kg इज शॉट वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। एक प्रोजेक्टाइल है जिसका मास है 50 kg, 50 kg ये मास है, और इसको वर्टिकली ऊपर 100 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, 100 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, ये इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा, ऊपर शॉट किया गया है। आफ्टर 5 सेकेंड द प्रोजेक्टाइल एक्सप्लोड। तो पहले तो हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि 5 सेकेंड के बाद ये कितना ऊपर जाएगा और इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो यहाँ पे 5 सेकेंड के बाद मान लेते हैं सपोज ये यहाँ तक आ गया, आफ्टर 5 सेकेंड यहाँ आ गया, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे मान लेते हैं यहाँ आ गया, बट हमें ये नहीं पता कि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी है, तो ये हम निकाल लेते हैं यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ पे यूजिंग कौन सा इक्वेशन यूज करें, देखो हमें यहाँ पे मास पता है, मास की खैर अभी जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमें u पता है, t पता है, v का वैल्यू निकालना है, और यहाँ पे g का वैल्यू हमें दे रखा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ, जो कि है 9.8। तो g का वैल्यू पता है, t का वैल्यू पता है, v का वैल्यू निकालना है, u का वैल्यू दे रखा है। तो v इज इक्वल टू u प्लस 80 का इस्तेमाल कर लेते हैं सीधे। तो यूजिंग v इज इक्वल टू u प्लस 80, और यहाँ माइनस में हो जाएगा g बिकॉज g नीचे की तरफ है। तो v इज इक्वल टू v निकालना है, u हमारा दे रखा है 100 मीटर पर सेकेंड, और माइनस बिकॉज g नीचे की तरफ लग रहा है 9.8 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना दे रखा है 5। तो बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, आ जाएगा 100 माइनस यहाँ पे से पॉइंट हटा के 0 लगा देंगे, और 5 1 5, 5 2 10, और उसके बाद इसको काट देंगे, आ जाएगा 49। तो 100 माइनस 49 आ जाएगा तुम्हारा 51। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 51 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये प्रोजेक्टाइल जब इतना ऊपर जाएगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 51 मीटर पर सेकेंड। ये हमको निकालना पड़ेगा। इतनी वेलोसिटी के साथ ये यहाँ पे होगा जब इसमें क्या हो जाएगा, एक एक्सप्लोजन। यही तो कहा गया है आफ्टर 5 सेकेंड्स द प्रोजेक्टाइल एक्सप्लोड। तो यहाँ पे आने के बाद ये एक्सप्लोड हो गया, यहाँ पे आने के बाद ये एक्सप्लोड हो गया, प्रोजेक्टाइल एक्सप्लोड। अब एक्सप्लोजन की बात अब करते हैं, बिकॉज वेलोसिटी हमने निकाल लिया एक्सप्लोजन के समय कितनी थी।
अब इसके बाद दे रखा है explodes into two fragments, one of which mass 20 kg travels vertically up। तो जब ये इस समय एक्सप्लोड करेगा, यहाँ पे ये मान लेते हैं हमारा 5वें सेकंड पे ये हमारा पार्टिकल है। अब इसने एक्सप्लोड किया तो इसका आधा हिस्सा ऊपर गया, आधा हिस्सा भी क्यों, मास 20 kg, ये 20 kg वाला हिस्सा ऊपर गया, ये हमारा हो जाएगा m1 और विद अ वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड। इसकी वेलोसिटी कितनी है, v1 इज इक्वल टू 150 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा वेलोसिटी है एक पार्ट का। दूसरे पार्ट के बारे में देखो हमें नहीं बताया गया, तो हमें पता है कि हमारा जो पूरा प्रोजेक्टाइल है उसका मास है 50 kg। तो अगर एक हिस्सा 20 किलो का है तो दूसरा हिस्सा किधर की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा इसको बैलेंस करने के लिए, और जिसका मास कितना होगा, m2 होगा। टोटल मास कितना था 50 kg, उसमें से 20 kg पार्ट निकल गया, इसका मास कितना हो जाएगा 30 kg, सिंपल है। और इसका वेलोसिटी कितना होगा ये हमें नहीं पता, तो यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए आएगा तो नीचे की तरफ, सीधी सी बात है। तो v2 का वैल्यू हमें नहीं पता, डायरेक्शन हमें पता है, इसके जस्ट ऑपोजिट होगा बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द अदर फ्रैगमेंट एट दिस मोमेंट। तो बस हमें यही निकालना है कि दूसरे फ्रैगमेंट का वेलोसिटी कितना होगा। तो चलो निकालते हैं इसको। तो यहाँ पे इसके आगे मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा बीच में। तो ध्यान देना आप, यहाँ पे हम यूज करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दैट इज इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, इनिशियली तुम्हारा पूरा पार्टिकल एक था, तो इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा, मास होगा इनिशियल पार्टिकल का, इनिशियली तो वो ऐसे था 50 kg, और इनिशियली उसका वेलोसिटी कितना है, जिस समय एक्सप्लोड कर रहा है ये पार्टिकल, इनिशियली उसका वेलोसिटी है 51 मीटर पर सेकेंड। जिस समय एक्सप्लोजन हो रहा है 5 सेकेंड बाद, इस समय की वेलोसिटी इतनी है, तो इनिशियली उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 51, मास इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू। अब एक्सप्लोजन के बाद में यहाँ पे दो पार्टिकल्स बट गए, एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, और दोनों का ही जो वेलोसिटी होगा वो कैसे होगा देख लो। इस वाले का वेलोसिटी है m1 v1, सो दैट इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, और यहाँ पे भी चाहो तो फॉर्मूला पहले लिख सकते हैं, ये हो जाएगा mv, इनिशियल मोमेंटम सीधे हो जाएगा mv, और फाइनल मोमेंटम दो पार्टिकल्स हो गए तो इन दोनों का एडिशन हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यूज रखे चलो सॉल्व करते हैं। इनिशियली मास कितना है, मास तुम्हारा पूरा होगा इनिशियली 50 kg का एक्सप्लोजन से पहले, मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, 5 सेकंड बाद वेलोसिटी हमने कितनी निकाली 51, मल्टीप्लाई बाय 51। उसके बाद m1 v1 कितना है, एक पार्टिकल का मास है 20 kg, सो 20 इंटू इसकी वेलोसिटी है 150 प्लस यहाँ पे सेकंड वाले पार्ट का मास कितना है, ये है 30 kg, और ध्यान रखना वेलोसिटी ये वाली ऊपर की तरफ थी इसलिए पॉजिटिव मानी है, बिकॉज हम ऊपर की चीजों को पॉजिटिव ले रहे हैं। यहाँ भी ऊपर वाली वेलोसिटी थी, इसको पॉजिटिव लिया था, तो ये वाली वेलोसिटी पॉजिटिव होगी और ये वाली निगेटिव होगी, इसका ध्यान रखना। तो यहाँ पे इसको हमने पॉजिटिव रखा था, नीचे वाले पार्टिकल को मास हो जाएगा 30 kg मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी निगेटिव लेंगे नीचे वाली, तो ये हो जाएगा माइनस v, माइनस साइन पूरे पे चाहे तो तुम लगा सकते हो। तो बस इसको सॉल्व कर लो, ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 51 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक जीरो लगेगा, 5 1 5 और 5 5 25, और ये 20 इंटू 150, इसको हम इधर ले आते हैं माइनस में, ये हो जाएगा माइनस 15 2 आ जाएगा 30, और उसके बाद 2 जीरो और लग जाएंगे, ये आ जाएगा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस 30v। बस इसमें से माइनस कर देते हैं, कितना आएगा, 3000 में से 2550 माइनस कर दो, 3000 माइनस 2550, जीरो आ जाएगा, यहाँ पे बोरो लेना पड़ेगा, ये आएगा 5, यहाँ पे बोरो लिया था तो ये आ जाएगा 4, और ये हो जाएगा 0, 450 आ जाएगा माइनस का। सो माइनस 450 इज इक्वल टू माइनस 30v, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, v इज इक्वल टू आ जाएगा 45/3, यानी कि 15 मीटर पर सेकेंड। यानी कि दूसरे वाले पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी आएगी, एक्सप्लोजन के बाद नीचे वाले पार्टिकल की वेलोसिटी आ जाएगी 15 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा टफ था, पहले तो तुम्हें इस क्वेश्चन को पढ़ के अच्छे से समझना पड़ेगा क्या यहाँ पे बताया जा रहा है, फिर इसमें हम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे और इस तरह आंसर अपना निकाल लेंगे। चलो समझ में आ गया हो तो इसके बाद बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें देखते हैं क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द कंबाइंड मोमेंटम ऑफ द मूविंग
स्फीयर शोन इन द फिगर बाय ड्राइंग अ वेक्टर डायग्राम। सो यहाँ पे दो देख लो बॉल्स हैं, एक तरह से दो पार्टिकल हैं, एक इतनी वेलोसिटी से जा रहा है, इतना इसका मास है, और दूसरा पार्टिकल इतनी वेलोसिटी से जा रहा है और इसका मास m2 है। ये दो पार्टिकल हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे सारी वैल्यू दे रखी है, तुम्हें सब इनके मासेस दे रखे हैं। तो यहाँ पे कहा गया है डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द कंबाइंड मोमेंटम। इन दोनों का कंबाइंड मोमेंटम निकालना है, मतलब ये दोनों पार्टिकल जब जुड़ जाएंगे जाके तो इनका कंबाइंड मोमेंटम कितना होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, चलो कंबाइंड मोमेंटम इनका। सो कंबाइंड मोमेंटम का मतलब है P1 प्लस P2, ये हमसे पूछा गया है। सो यहाँ पे वेक्टर एडिशन होता है, ध्यान रखना, ऐसे नहीं होगा कि हम ऐसे ही ऐड कर देंगे दोनों को। वेक्टर एडिशन यहाँ पे हमें P1 प्लस P2 का निकालना है। सो यहाँ पे P1 कितना है, P1 हो जाएगा M1 V1। सो P1 की जगह लिख देंगे M1 V1, V1 पे वेक्टर लगेगा ध्यान रखना, और M2 V2, और उसी तरह V2 पे भी वेक्टर लगेगा बिकॉज वेलोसिटीज वेक्टर होती हैं। अब यहाँ पे वैल्यूज को रख देते हैं। मास हमारा कितना है, M1 है 2, और यहाँ पे V1 कितना है 6, प्लस उसके बाद यहाँ पे M2 कितना है, M2 हमें दे रखा है 3, और V2 कितना है 4। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2 6 12, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3 4 12। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, दैट 12 प्लस 12 यहाँ डायरेक्टली नहीं होगा बिकॉज ये दोनों ही क्या हैं, ये दोनों ही वेक्टर हैं। ये दोनों P1 प्लस P2 वेक्टर के तरीके से ऐड होंगे। तो चाहो तो इनको अलग अलग भी निकाल के कर सकते हो, ऐसा मत करना 12 प्लस 12 यहाँ पे करके आंसर लिख देना, वो गलत हो जाएगा। सो यहाँ पे क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स हैं, यहाँ पे ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, तो यहाँ पे हमें इन दोनों को रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 12 का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले 12 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 144 प्लस 144। इन दोनों को ऐड करके तुम 2 कॉमन लेके बाहर ला सकते हो, तो ये हो जाएगा 12 अंडर रूट 2। मतलब कि इन दोनों को ऐड करोगे तो ट्वाइस ऑफ 144 आ जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ 144 है तो 144 का अंडर रूट 12 बाहर आ जाएगा और रूट 2 अंदर आ जाएगा, तो 12 रूट 2 आ जाएगा ये। सो यहाँ पे तुम रूट 2 का वैल्यू रख के निकाल सकते हो, ये अप्रोक्स तुम्हारा 17 के आसपास आएगा। तो यहाँ पे हमने रिजल्टेंट क्या निकाला है, मोमेंटम। तो मोमेंटम का यहाँ पे यूनिट क्या हो जाएगा, kg मीटर पर सेकेंड। सो kg मीटर पर सेकेंड ये तुम्हारा यूनिट हो जाएगा, या फिर तुम न्यूटन सेकेंड भी लिख सकते हो। सो ये आ गया हमारा मोमेंटम। सो यहाँ पे हमें एंगल भी बताना था, तो एंगल के लिए देखो क्या होगा, एक मोमेंटम तो हमारा इस डायरेक्शन में होगा, V1 के डायरेक्शन में, ये हो गया P1। जो दूसरा मोमेंटम होगा वो V2 के डायरेक्शन में होगा, तो सेकेंड मोमेंटम हमारा हो जाएगा ऐसे। और हमने जब निकाला है तो दोनों ही मोमेंटम कितने कितने आए हैं, P1 आया है 12 और P2 भी आया है 12। सो P1 की वैल्यू भी 12 है और P2 की वैल्यू भी 12 है। तो यहाँ पे इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा वो कुछ ऐसे आएगा। यहाँ पे एंगल मान लेते हैं थीटा। सो थीटा विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसके लिए परपेंडिकुलर होगा ये वाला साइड यानी कि 12, और बेस कितना होगा जिधर से टच कर रहा है ये भी 12 है। सो बस 12/12 कितना आ गया 1। सो tan इनवर्स ऑफ 1, किस एंगल की tan की वैल्यू होती है 1, 45 डिग्री की। सो यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा 45 डिग्री। और एक चीज और भी याद रखना कि जब भी दो वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड इक्वल होती है, मतलब कि एक वेक्टर तुम्हारा इतना है सेम वैल्यू का और दूसरा वेक्टर भी सेम वैल्यू का ही है, तब यहाँ पे जो रिजल्टेंट होता है वो एग्जैक्टली 45 डिग्री पे जाता है। तो यहाँ पे दोनों वेक्टर्स का वैल्यू अगर बराबर होगा तो रिजल्टेंट हमेशा 20 से जाएगा, यानी 45 डिग्री पे ही जाएगा। सो आंसर क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट यानी कि जो तुम्हारा नेट मोमेंटम है वो तुम्हारा हो जाएगा 17 kg मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे इसका एंगल कितना होगा 45 डिग्री फ्रॉम एनी वन। इधर से भी 45, इधर से भी 45। तो चाहे तुम पहले वाले से ले लो चाहे बाद वाले से ले लो, चाहे तुम ऐसे लिख सकते हो एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, ये भी करेक्ट है। आई होप समझ में आ गया होगा ये। चलो इसके बाद बढ़ते हैं अभी अगले क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ये, यहाँ पे है द वेलोसिटीज ऑफ टू बॉडीज मासेस, एक बॉडी का मास है 5 kg, दूसरी बॉडी का मास है 10 kg इन दी एक्स एंड वाई डायरेक्शन। तो एक बॉडी एक्स डायरेक्शन में जा रही है, एक बॉडी वाई डायरेक्शन में जा रही है, और यहाँ पे इनका वेलोसिटी भी दे रखा है 4 मीटर पर सेकंड और 2 मीटर पर सेकंड। एक एक्स में जा रहा है एक वाई में जा रहा है, ध्यान रखना। दे कोलाइड एंड स्टिक टुगेदर, व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी। मतलब यहाँ पे ऐसे है कि दो बॉडीज हैं, एक का मास 5 है, तो यहाँ पे जो बना लेते हैं, जो कि एक्स डायरेक्शन में जा रही है, ये तुम्हारी 5 kg वाली बॉडी है, ये तुम्हारी एक्स डायरेक्शन की तरफ इस तरह जा रही है, और एक और कितनी वेलोसिटी से जा रही है 4 मीटर पर सेकेंड।
और दूसरी बॉडी तुम्हारी है 10 kg की, ये तुम्हारी 10 kg की बॉडी है और ये जा रही है वाई डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी के साथ, विद द वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। होगा क्या कि थोड़े टाइम के बाद ये दोनों बॉडीज आगे जाएंगी यहाँ पे और ये फाइनली जाके टकरा जाएंगी और ये बॉडी कोलाइड होके एक बन जाएंगी। तो इनका टोटल मास कितना हो जाएगा, 5 kg और 10 kg जुड़ के कितना बन जाएंगी, 15 kg, कोलाइड हो गई है। और इसके बाद यहाँ पे पूछा गया है दे कोलाइड एंड स्टिक टुगेदर, ये बता दिया गया है, तो स्टिक हो गई एक ही में। व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी, अब इसका फाइनल वेलोसिटी किधर की तरफ होगा, कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो ऑब्वियसली एक वेलोसिटी ऐसे है, एक वेलोसिटी ऐसे है, तो दोनों का ही जो रिजल्टेंट होगा वो हमें निकालना होगा। तो इस वाले मास का जो रिजल्टेंट वेलोसिटी ऐसे कुछ आएगा, ये हमारा वेलोसिटी होगा फाइनल। तो ये कितना होगा ये हमको निकालना है। तो बस इसको हम सॉल्व कर देते हैं। इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, और क्योंकि यहाँ पे एंगल पे आएगा रिजल्टेंट, तो ऑब्वियसली वेक्टर के तरीके से हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। सो यहाँ पे हम लिखेंगे इनिशियल मोमेंटम, इसका मोमेंटम हो जाएगा P1, इसका मोमेंटम हो जाएगा P2, ये हो गया इनिशियल मोमेंटम, मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ये हो जाएगा मास सिर्फ P। ठीक है, तो इधर मैं सॉल्व करता हूं चलो। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5 × 4, ये हो गया m1v1, यहाँ पे लिख देते हैं चलो, m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू mv और यहाँ पे वेक्टर। तो यहाँ पे चलो सबका वैल्यू रखते हैं। m हमारा कितना है पहले वाले बॉडी का, ये है 5, इसका वेलोसिटी कितना है 4, प्लस m2 कितना है, m2 हमारा है 10 और इसका वेलोसिटी कितना है 2, इज इक्वल टू हमारा फाइनल बॉडी इन दोनों से जुड़ के बनेगा। तो दोनों का मास मैंने ऑलरेडी ऐड कर दिया है, जो कि कितना है, ये 15 और इसका वेलोसिटी कितना है ये हमें निकालना है, v वेक्टर का वैल्यू। सो यहाँ से कितना आएगा देखते हैं, 5 4 20 आ गया। ध्यान रखना ये वेक्टर है, इसको वेक्टर के तरीके से ही सॉल्व करेंगे अभी। 10 2 20, ये भी आ गया, इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 15v। 15 से आगे जाए तो इधर डिवाइड कर दो, जो कि हो जाएगा 15 से दोनों टर्म्स को काट दो, 15 ये आ जाएगा तुम्हारा 4/3 और प्लस ये भी हो जाएगा 4/3। 15 से मैं कैंसिल कर रहा हूँ दोनों को, इज इक्वल टू v। v का वैल्यू हमें वेक्टर के फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा, डायरेक्ट हम ऐड नहीं करेंगे। ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, तो वेक्टर से रिजल्टेंट निकाल लो इसका। तो रिजल्टेंट कैसे आएगा, रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू हो जाएगा 4/3 का स्क्वायर प्लस 4/3 का स्क्वायर। तो बस यहाँ से वैल्यू आ जाएगा कितना, ट्वाइस ऑफ ये हो जाएगा, एक बाहर आ जाएगा वैल्यू, तो √2 अंदर रह जाएगा, 4/3 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेना, तो ये आ जाएगा 4/3 एक बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा √2। तो यहाँ पे √2 का वैल्यू रख देंगे 1.4142 और सॉल्व कर लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 1.88 और ये हमने रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालना है, ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी तो आ गया, लेकिन अभी हमें इसका एंगल नहीं पता कि हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल से कितना एंगल होगा। तो यहाँ पे हमें रखना है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसको समझने के लिए यहाँ पे हम बना लेते हैं, जो P1 हमारा होगा इधर की तरफ है, ये हो गया P1, और P2 हमारा किधर की तरफ है, ऊपर की तरफ, P2 है ऐसे, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट जाएगा वो कुछ ऐसे जाएगा। तो इस रिजल्टेंट का एंगल हमें निकालना है ये। तो रिजल्टेंट के लिए थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर P2 है और बेस कितना है P1, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा P2 अपॉन P1, और P1 P2 का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये P1 है ये P2 है, जो कि दोनों ही बराबर है। तो ये हो जाएगा 4/3 से कैंसिल होके 1 आ जाएगा। सो ये आ जाएगा कितना, 1 tan इनवर्स का, जो कि आ जाएगा 45 डिग्री, ये आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चलो एक बार, tan इनवर्स ऑफ 4/3 डिवाइड बाय 4/3, बिकॉज दोनों ही मोमेंटम सेम आए हैं। आई होप समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी। यहाँ पे तुम लिख सकते हो 45 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से 45 डिग्री पे ये वाला हमारा फाइनल मोमेंटम लगेगा। सो आई होप समझ में आ गया होगा ये। चलो इसके बाद बढ़ते हैं आगे, और ये वाला क्वेश्चन अभी तुम लोग के लिए होमवर्क है, और यहाँ पे 2 क्वेश्चंस हैं। जितने भी कॉन्सेप्ट तुमने यहाँ पे इस वीडियो में पढ़े हैं वो सारे लगा के इनको सॉल्व करने की कोशिश करना। ये इजी है, आसानी से लग जाएंगे। इनके आंसर तुम लोग कमेंट मुझे लिख के जरूर से बताना। सो आई होप जितने भी टॉपिक्स मैंने इस वीडियो में तुम्हें एक्सप्लेन किए तुम्हें सारे समझ में आ गए होंगे। सो इसी के साथ यहाँ पे हमारा पार्ट 1 अभी खत्म होता है। सो पार्ट 1 में हमने पूरा न्यूटन लॉज के बारे में देख लिया है।
पार्ट 2 में हम लोग यहाँ पे देखेंगे फ्री बॉडी डायग्राम और इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्स के बारे में। यहाँ पे मैं टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा और साथ में ढेर सारे न्यूमेरिकल्स भी हम सॉल्व करेंगे। तो वो वाला वीडियो मिस ना हो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन तुम्हें जरूर से मिल जाए। तो इसी के साथ चलो फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।